और सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट जिसका नाम है सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस यूनिट में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोसियस थ्योरम कराई थी। क्लोसियस थ्योरम क्या कहती है? क्लोसियस थ्योरम इस बारे में डिस्क्रिप्शन देती है, यानी चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, क्लोसियस थ्योरम किस बारे में बताती है? चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज जो भी होता है वो कितना होता है? 0। और वही क्लोसियस थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो दो तरीकों से क्लोसियस थ्योरम पूछी जा सकती थी, मैंने आपको बताया था। आइए आज पढ़ेंगे चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, कल तो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था, रिवर्सिबल साइकिल में। आज पढ़ेंगे आप ये रिवर्सिबल का क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। तो चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, यह एंट्रोपी चेंज लिख सकते हो सिंपली, चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल। ठीक है जी, चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल साइकिल कह दो चाहे प्रोसेस कह दो। क्लियर है? चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल साइकिल, यानी इसे हिंदी में कहेंगे अनुत्क्रमणीय चक्र में या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। तो देखो, हिंदी तो मैंने बोली थी, तो आप समझ गए होंगे। जो कल वाला है उससे क्या है? जस्ट अपोजिट है। वो रिवर्सिबल साइकिल में था और ये किस में है? इरिवर्सिबल साइकिल में। ठीक है, या इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हो। तो देखो, आप यही सब चीज़ें मान के चलेंगे। शुरुआत में मान के चलेंगे ईटा बताओ, ईटा जो है हीट इंजन की इफिशियंसी, कोई भी हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? भाई कोई भी हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? ईटा बराबर 1 माइनस, याद है आपको, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यही तो होती है। ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी है। क्लियर है ना? और Q1 क्या है आपको पता है। ठीक है ना? तो लेट अस कंसिडर, ये लेट Q1 बी द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, पता है आपको पहले से ही, एट टेम्परेचर T1 एंड Q2 बी द हीट गिवन टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। क्लियर है? ठीक है जी, Q1 ऊष्मा है जो स्रोत से ली गई है T1 ताप पर, और Q2 ऊष्मा है जो सिंक को दी गई है T2 ताप पर। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा किसी हीट इंजन की। और कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है आपको पता है? कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी ये होती है। ठीक है, यहाँ पे ईटा C लिख सकते हो। और आप एक बात देख के बताओ, हमेशा जो इफिशियंसी है, आपको एक बात पता है, कार्नोट जो हीट इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन होता है। कैसा इंजन होता है? रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल साइकिल में वर्क करता है। उत्क्रमणीय इंजन है ये। और जो नॉर्मल हीट इंजन है वो इरिवर्सिबल है। मान लो नॉर्मल हीट इंजन कैसा भी हो सकता है ना? लेकिन यदि नॉर्मल हीट इंजन रिवर्सिबल हो जाएगा तो फिर उसकी तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगी ना कार्नोट हीट इंजन के। तो नॉर्मल हीट इंजन मान लो कैसा है? इरिवर्सिबल। और जो कार्नोट हीट इंजन है, ठीक है, वो कैसा होता है? रिवर्सिबल। क्लियर है? तो आप इन दोनों में मुझे देख के बताओ किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी? इफिशियंसी ज़्यादा होगी आपकी रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन की, है ना? क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती ही है। ये तो कार्नोट थ्योरम कहती है ना कि भैया समान टेम्परेचर्स पर वर्क करने वाले जो भी हीट इंजन्स है ना, उनमें इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है? जो हीट इंजन रिवर्सिबल होते हैं। यानी ईटा C ज़्यादा होगा किससे? ईटा से। ईटा C ज़्यादा होगा किससे? ईटा से। क्लियर है? और ईटा C जो है, जो ईटा C है, आप देख के बताओ कितना है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा क्या है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है जी, 1 से 1 कट जाएगा। इस वाली साइड को इधर ले जाओ और इस वाली साइड को इधर ले आओ, तो हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, है ना? ये क्या है? लेस देन, नहीं यहाँ बोलेंगे इसे ग्रेटर देन।
ये रुक जाओ भाई, ग्रेटर देन का साइन ये होता है, लेस देन का ये है, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो क्या बोलेंगे, Q2 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, T2 अपॉन T1। क्लियर है ना, जिसकी तरफ मुख खुला रहता है वो बड़ा रहता है। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपके पास, या एक काम करो इसे ऐसा लिख लो, Q2 अपॉन T2 अपॉन में ले जाओ, Q1 को ऊपर ले जाओ, Q1 अपॉन T1, ठीक है। तो Q2 अपॉन T2 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, Q1 अपॉन T1 से। इस इक्वेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस डेरिवेशन को करते हुए, ठीक है जी। इधर आ जाओ, अब एक बात सुनो, आपको एंट्रोपी में चेंज बताना है किसकी, इरिवर्सिबल साइकिल की, ठीक है। किसकी एफिशिएंसी बतानी है, मतलब किसकी एंट्रोपी में चेंज बताना है, इरिवर्सिबल साइकिल की। तो देखो आप एक बात सुनो, आपको एक बात तो पता है, इन इरिवर्सिबल साइकिल तो चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी में चेंज किसके हो रहा है ये और बता दो, ऑफ सिस्टम। सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज देख रहे हैं, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज, ठीक है, यानी ऊष्मागतिक निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन। और किस प्रक्रम में या किस चक्र में, अनुत्क्रमणीय चक्र में, इरिवर्सिबल साइकिल में, ठीक है। तो आप एक बार बताओ, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज देखना है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन है, हीट इंजन तो है। तो हीट इंजन में सोर्स होता है, सिंक वो वर्किंग सब्सटेंस होता है और सिंक होता है, यानी स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक, ठीक है। तो जो सोर्स है वो हीट देता है ना, बताओ सोर्स कितनी हीट देता है, Q1 हीट देता है, किसे देता है, वर्किंग सब्सटेंस को, कार्यकारी पदार्थ को देता है। तो सोर्स जब हीट देगा तो उसकी हीट में तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, उसकी हीट एनर्जी में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात है। बताओ आप मुझे चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज में भी बताओ क्या, डिक्रीज होगा सोर्स की एंट्रोपी में। तो चेंज यानी डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है जी, चेंज या डिक्रीज इन एंट्रोपी। और किसकी एंट्रोपी है, मैंने बताया सोर्स की, ठीक है जी। सोर्स की एंट्रोपी में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। और एंट्रोपी में कमी जो होती है, मान लो किससे आप डिनोट कर रहे हैं, मान लो डेल्टा S1 से कर रहे हैं, तो क्या आएगा, आपको पता है Q1 अपॉन T1, क्योंकि Q1 हीट दे रहा है सोर्स, और कितने टेम्परेचर पर दे रहा है, T1 टेम्परेचर पर, क्लियर है। तो जो कमी है वो कितनी हो जाएगी, Q1 अपॉन T1, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सोर्स हीट दे रहा है इसलिए क्या है, कमी, बात समझ में आई आपको। और कमी हो रही है इसलिए क्या लगा दो, माइनस, ठीक है जी, कमी हो रही है तो इसलिए क्या आया, माइनस लिख देना। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीमेंट इन हीट, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो स्रोत है उसकी ऊष्मा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, लिख दोगे ना। तो डेल्टा S1 कितना आया आपका, माइनस का Q1 अपॉन T1, ये एंट्रोपी का सूत्र होता है, आप जानते हैं डेल्टा S बराबर Q अपॉन T होता है। Q1 हीट दे रहा है वो, इसलिए Q1 आया, T1 टेम्परेचर पर दे रहा है इसलिए T1 आया, और डेल्टा S1 इसलिए मान लिया क्योंकि भाई पहली के बात कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। तो देखो एंट्रोपी जो है डिक्रीज हुई है किसकी, सोर्स की, और सिंक को तो हीट मिलती है, भाई वर्किंग सब्सटेंस किसे देता है, सिंक को, तो सिंक को हीट मिलती है। तो यदि सिंक की एंट्रोपी देखें आप तो बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि सिंक को हीट मिलती है इसलिए सिंक की एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चाहो तो आप ये चेंज हटा ही दो, बट डिक्रीज कह दो, कमी हो रही है ना। तो यहाँ बताओ आप मुझे, अब यहाँ क्या आएगा, इंक्रीज या इंक्रीमेंट कह सकते हो, इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है जी, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिंक, क्लियर है। क्योंकि इसके बीच की जो लैंग्वेज वगैरह है ना, जो आवश्यक भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, वो मैं लिख दूंगा PDF नोट्स में। जैसे कि इसकी यही लिखने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि हीट Q2 इज गिवन टू द सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, ठीक है। जब हीट सिंक को दी जा रही है तो आप खुद देख के बताएं, सिंक में हीट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और जब हीट में इंक्रीमेंट होता है तो एंट्रोपी में भी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि डेल्टा S बराबर होता है Q अपॉन T।
Q बढ़ेगा तो डेल्टा S भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जो आवश्यक बातें हैं वो मैं लिख दूंगा, बस मेन चीज़ क्या है, आप यहाँ पे समझने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस, है ना। डेरिवेशन को कर किस तरीके से रहे हैं, बाकी वो जो बेसिक लैंग्वेज है ना उसका कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं है। मेन पार्ट यही है डेरिवेशन के जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, और फिर वे जो बातें हैं वो तो गौण हैं, वो मुख्य नहीं है, मुख्य ये हैं, वे गौण बातें हैं, ठीक है। यानी ये मेन बातें हैं, सिर्फ इन पे ध्यान दीजिए आप। वो तो केवल क्या है, एक लिखने का तरीका मात्र है कि एक तरीके से कैसे लिखा जाए, बस, है ना। और लिखने के तरीके में बस बात यह है कि जिन सिंबल्स को आप यूज़ कर रहे हैं एक तो उनका इंट्रोडक्शन दे दो, जैसे कि हाँ मैंने अभी लिखा थोड़ी ना है कहीं Q1 क्या है, T1 क्या है, तो बस जब लैंग्वेज लिखेंगे तो Q1 T1 के बारे में बता देंगे। अब जैसे यहाँ Q2 T2 की जरूरत पड़ेगी तो Q2 T2 के बारे में बता देंगे, ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो मैं बात कर रहा था इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिंक, क्योंकि सिंक को एंट्रोपी, वो सिंक को हीट मिल रही है इसलिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा S2 मान लो, और क्या आएगा Q2 अपॉन T2, क्योंकि T2 टेम्परेचर पर उसे हीट मिलती है सिंक को, और कितनी हीट मिल रही है मान लो Q2, तो डेल्टा S2 कितना आएगा Q2 अपॉन T2। क्लियर है। देखो ये सोर्स की इफिशियंसी में कमी थी, डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट था सिंक की हीट में, वो सिंक की एंट्रोपी में, ठीक है। तो आप बताओ सिस्टम, जो पूरे सिस्टम की बात है, पूरा सिस्टम तो सोर्स से, सिंक से, इन सब से मिलकर तो बन रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं नेट एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की नेट एंट्रोपी है, कुल एंट्रोपी है किसी निकाय की, वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा S बराबर, आपको पता है दोनों जुड़ जाएंगी, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, ठीक है। और आप देख के बताओ डेल्टा S बराबर, डेल्टा S1 का मान रखो माइनस का Q1 अपॉन T1, डेल्टा S2 का मान रखो Q2 अपॉन T2। इसे पलट कर देखो चाहे तो ये जाएगा Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और देखो ये बात तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ कि Q2 अपॉन T2 बड़ा है Q1 अपॉन T1 से, ठीक है जी। तो चूंकि Q2 अपॉन T2 जो है वो ग्रेटर है Q1 अपॉन T1 से, सो आप देख के बताओ भाई, Q2 अपॉन T2 बड़ा है Q1 अपॉन T1 से, तो Q2 अपॉन T2 बड़ा है, और बड़े में से छोटा घटता है तो प्लस आता है, समझ रहे हो ना। छोटे में से बड़ा घटता है तो माइनस आता है। जब Q2 अपॉन T2 बड़ा है तो डेल्टा S कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना, बात समझ गए। डेल्टा S कैसा आएगा, पॉजिटिव। या आप ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। भाई 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, बात तो एक ही है ना। तो डेल्टा S 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और देखो यही बात मैंने आपको उसमें लिखवाई थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी में, या प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी में लिखवाया था ना, कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन इरिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिखवाया था नहीं, या इज ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती है। तो देखो पॉजिटिव है या 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ये तो बात क्लियर ही है। और इसका मतलब यह भी है कि एंट्रोपी बढ़ती है। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, बढ़ना, निगेटिव आने का क्या मतलब है, घटना। इसका मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस में या इरिवर्सिबल साइकिल में हमेशा जो निकाय की, यानी इसकी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात सिद्ध हो तो गई भाई। निकाय सिस्टम बनेगा सोर्स से और सिंक से मिलके, ठीक है। सोर्स हीट दे रहा है तो उसकी एंट्रोपी में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। सिंक हीट ले रहा है, उसकी एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और दोनों का देखें आप, पूरे सिस्टम का देखें तो सोर्स वाली एंट्रोपी में जो कमी थी और सिंक वाली एंट्रोपी में जो वृद्धि थी, वो दोनों को जोड़ दिया और आपने ये रिजल्ट पहले ही निकाल लिया है कि Q2 अपॉन T2 बड़ा है Q1 अपॉन T1 से। जब Q2 अपॉन T2 बड़ा है तो आप देख के बताओ डेल्टा S कैसा आएगा, पॉजिटिव। भाई यदि Q1 अपॉन T1 बड़ा हो जाएगा तो फिर निगेटिव आ जाएगा डेल्टा S1, वो डेल्टा S जो है। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये बात सिद्ध हुई, हैंस करके लिख देना, ठीक है। हैंस इन इरिवर्सिबल साइकिल या इरिवर्सिबल प्रोसेस जो भी है ना, क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। या ऑलवेज इज पॉजिटिव, हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कर दोगे, ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, ठीक है, यानी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस, ठीक है। तो एंट्रोपी आइडियल गैस की पर पढ़ेंगे, परफेक्ट गैस भी आप कह सकते हो। हेडिंग डालो एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट या आइडियल गैस, ठीक है। हिंदी में कहेंगे आदर्श गैस की एंट्रोपी, ठीक है जी। हेडिंग है एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, ठीक है जी। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, क्लियर है। देखो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की आपको एंट्रोपी बतानी है, तो मान के चलो, है ना, लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल या परफेक्ट गैस, ठीक है, एट टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। 1 मोल आइडियल गैस या परफेक्ट गैस एक ही, है ना, बात है, जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, ठीक है जी। तो देन आप इसमें लॉ लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है जी। क्या होता है आपके याद होगा, क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू, है ना, और प्लस डी यू, है ना, ये होता है। ध्यान दो, आप इनके फॉर्मूले जानते हैं। देखो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होता है, पढ़ा रखा है मैंने फर्स्ट यूनिट में, पी इंटू डी वी होता है ना, ठीक है। और डी यू का भी फॉर्मूला था डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं करके बता दूं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा उसका। देखो एक बात सुनो, आपने मान लो वॉल्यूम को कैसे रखा, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। तो आप देखो यही वाला यदि लगाओगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, डी यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ये सब काम इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो डी क्यू, देखो ध्यान देना, आप एक फॉर्मूला जानते हो स्पेसिफिक हीट का, C बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी होता है। एम की जगह तो 1 है, एम की जगह 1 क्यों है, क्योंकि 1 मोल गैस मानी है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो आप, तो C की जगह क्या आएगा, CV। तो डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से डी क्यू की जगह आ जाएगा CV इंटू डी टी, यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो डी क्यू बराबर क्या आएगा, CV इंटू डी टी। तो डी क्यू की जगह रख दो CV इंटू डी टी बराबर डी डब्ल्यू क्या होता है, P इंटू डी वी और बराबर डी यू, है ना, प्लस डी यू। डी वी तो 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से डी, ये तो 0 हो गया, डी यू बराबर क्या बचा, CV इंटू डी टी। ये सारा मैंने साइड में करके बता दिया, ठीक है। यानी डी यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज करेंगे। और फॉर्मूला कैसे होता है पहले भी मैंने बताया था शायद कहीं, तो वो डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे साइड में करके बता दिया है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज करेंगे। डी यू का फॉर्मूला क्या है, CV इंटू डी टी। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उस साइड में मैंने आपको बता दिया है, रफली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो देखो डी क्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो ये वाली, P इंटू डी वी, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट इस फॉर्मूले को जब ज्ञात किया था, इसका डेरिवेशन किया होगा, है ना, तब वॉल्यूम कांस्टेंट माना था, है ना। उसमें था ये शायद मेयर्स फॉर्मूला में था शायद, है ना। मेयर्स फॉर्मूले में क्या था देख लेना आप, उसके बीच में हुआ था इस तरीके से। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो P इंटू डी वी, डी यू की वैल्यू रखो CV इंटू डी टी, ठीक है जी। एक काम करो, डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी से क्या, T से डिवाइड करो, T से, या पहले P की वैल्यू रख लो, दोनों ही काम करने हैं। चलो मैं साइड में कर देता हूँ। आप एक फॉर्मूला जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन का, PV बराबर क्या होता है, RT। तो यहाँ से P बराबर बताओ क्या आया, RT अपॉन V। P की वैल्यू रख दो,
डी क्यू बराबर है आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, ठीक है, प्लस ये क्या है सी वी इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। पी की वैल्यू रख दी है बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से एक काम करो, टी से डिवाइड कर दो या टी कॉमन लेके, या एक काम करो डिवाइड ही कर लो, या डिवाइड भी मत करो। एक और आपको क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। तो देन एंट्रोपी डी क्यू निकाल देना बस, इसे ही रहने दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डी एस बराबर होता है ना, डी एस नहीं एस होता है, एस जब इंटीग्रल आता है तब तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। एस बराबर क्या होता है, इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी, इस तरीके से था, ठीक है, क्लियर है। साइक्लिक प्रोसेस में नहीं है ये, इसलिए क्लोज इंटीग्रल नहीं है, साइक्लिक इंटीग्रल नहीं है। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, एस बराबर, यहाँ देखो इंटीग्रल है ये 1 अपॉन, मतलब डी क्यू की वैल्यू रख दो, और चाहो तो टी जो है ना, टी ये बाहर रख सकते हो, नहीं तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू रखो, 1 अपॉन टी तो है ये रहा, डी क्यू की वैल्यू रख दो सारी, इक्वेशन फर्स्ट से, आर टी अपॉन वी इंटू डी वी प्लस सी वी इंटू डी टी, ठीक है, बस है ना। वैल्यू कहाँ से रखी है आपने, फर्स्ट से, तो साइड में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो टी जो है ना अपोन में दिख रहा है, इससे डिवाइड कर दो, एंट्रोपी निकालनी है, एस निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो बचेगा इंटीग्रल है ना, आर टी से टी कट गया अपॉन, या ऐसे लिख लो आर डी वी अपॉन वी, आर बचा डी वी अपॉन वी बचा, टी से टी कट गया, प्लस इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी, ठीक है, अपॉन का टी पहुंच गया। इंटीग्रल से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, आप जानते हो, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, आर इंटीग्रल डी वी अपॉन वी प्लस सी वी भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी। दिख रहा है यहाँ तक, चलो इधर देखो, इंटीग्रल हो रहा है, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x होता है, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन ई का इंटीग्रल है, 1 अपॉन वी का, तो क्या हो जाएगा log v, तो r log v, ई तो बेस पे रहेगा ही, प्लस सी वी। और हाँ एक बात और छोड़ दी मैंने, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस में एक नियतांक आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ भी सी वी क्या है, ये हो जाएगा log ई बेस पर टी और प्लस कांस्टेंट। एंट्रोपी का एक एक्सप्रेशन आ गया, एक और लाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला तो यही है, आपको एंट्रोपी निकाली थी परफेक्ट गैस की, तो एक तो ये आ गई है ना सी वी की टर्म्स में, है ना, टी की, वी की और आर की। एक एक्सप्रेशन और आएगा, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो देखो एक एक्सप्रेशन में बताया, एक और लाना है, जैसे आप देखो ये सी वी के टर्म्स में आया, तो एक और आएगा अब सी पी के टर्म्स में, ठीक है। और जैसे यहाँ प्रेशर है नहीं इसमें, तो जो दूसरे वाला आएगा सी पी और प्रेशर के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे है ना, मैं रफ करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट, और ये हो जाएगी सेकंड। और यहाँ कांस्टेंट क्यों लिख दिया मैंने, कांस्टेंट इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, इंटीग्रेशन वहाँ किया है ना, तो वहाँ लिखो बस कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो अभी तक इंटीग्रल किया नहीं ना, यहाँ किया है इंटीग्रल, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं इसे रखता हूँ बस, है ना, यहाँ तक, और उधर का रफ कर देता हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, ठीक है जी। ये दोनों तो एक ही हो गई, या एक काम करो, हाँ इसे डाल दो, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्लियर है ना। तो यहाँ तक तो सारा आपको करना ही है। अब इक्वेशन सेकंड से उठा के, है ना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो, एक तो एक्सप्रेशन आपका ये आ गया, एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा, ये सब रफ कर दो। ऊपर की चीज़ें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है जी, इसे लिखा रहने दो बस एक्सप्रेशन को, ताकि आप अंतर कर सको ये कैसा था और वो कैसा आया है। दोनों एस के हैं, लेकिन ये सी वी की और टी वी की टर्म्स में है, सी वी टी और वी की, है ना, वो प्रेशर है ना, और सी पी के टर्म्स में आएगा। देखो दो काम करने हैं उसके लिए भाई, सी वी मतलब सी पी लाना है, सी पी है ना, तो एक तो काम करो आर की जगह क्या रख दो, सी पी माइनस सी वी जो मेयर्स फॉर्मूला है, और एक इस डी टी जैसे वो लाना है मतलब प्रेशर की टर्म्स में, तो इस टी को रिमूव कर दो, डी टी, ये जो डी टी दिख रहा है ना आपको सेकंड में, इसका मान निकाल लो और आर की जगह रख दो सी पी माइनस सी वी। दो काम करने हैं। तो डी टी का मान कैसे निकलेगा, आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, 1 मोल के लिए पी वी बराबर आर टी, इसका डिफरेंशियल कर दो दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में, जब डी टी की वैल्यू निकल जाएगी क्या आएगा, देखो डी अपॉन डी टी पी वी और डी अपॉन डी टी इंटू आर टी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। इंटीग्रल वो डिफरेंशियल तो आप जानते ही हो, इसमें दो पदों गुना का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है भाई, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पद ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और देखो टी के रेस्पेक्ट में टी का कर रहे हैं 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये जो डी टी है इसे इधर ले जाओ और आर को अपोन में ले जाओ, क्योंकि आपको डी टी आपको पहले देखो ऐसे कर लो, ये जो डी टी है ना उस तरफ ले जाओ, इधर आ गया डी टी, और ये जो आर था ना ये अपोन में आ गया। बात समझ में आई, क्योंकि आपको डी टी की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी, डी टी की। तो ये डी टी का मान एक तो ये एंड, और जो मेयर्स फॉर्मूला है क्या होता है, आर बराबर सी पी माइनस सी वी, ये सी पी माइनस सी वी बराबर, और चूँकि आपको डी टी बराबर ये रखना है यहाँ पे सेकंड में, और आर की जगह सी पी माइनस सी वी रखना है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आप कहाँ पुट कर दो, पुट इन सेकंड। ठीक है जी, तो सेकंड इम्प्लाइज के बाद आप इधर देख लो, देखो एस बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल आर की जगह रखो सी पी माइनस सी वी, और इंटू में क्या है डी वी अपॉन वी, प्लस इंटीग्रल में सी वी, डी टी की वैल्यू रखो कितनी है, पी डी वी प्लस वी डी पी और अपॉन आर। ठीक है जी, क्लियर है, डी टी की वैल्यू रख दी है, अपॉन में टी तो रहेगा ही, अपॉन में क्या रहेगा टी। ठीक है, और ये बस इतना ही है, कैलकुलेट कर लो। देखो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, है ना, लेकिन ये कटेगा नहीं, है ना, तो इस आर टी की जगह पहले पी वी रख लो, फिर पी वी रख लेंगे ना, तो एक बार पी कट जाएगा, एक बार वी कट जाएगा। तो आप एक काम करो, आर टी बराबर क्या है पी वी, क्योंकि पी वी बराबर क्या होता है आर टी, तो आ जाएगा सी पी माइनस सी वी डी वी अपॉन वी इंटीग्रल सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी और अपॉन आर टी की जगह आएगा पी वी। ठीक है जी, तो एस बराबर अलग अलग कर लो, सी पी डी वी अपॉन वी माइनस इंटीग्रल सी वी डी वी अपॉन वी, अलग अलग मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। देखिए अलग अलग करोगे तो पी से पी कट जाएगा, तो बचेगा सी वी डी वी अपॉन वी। ठीक है जी, अगले में मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल सी वी, यहाँ वी से वी कट जाएगा, ये बचेगा डी पी अपॉन पी। ठीक है जी, क्योंकि वी से वी कट जाएगा एक, तो डी पी अपॉन पी बचेगा बस, है ना। और यहाँ देखो सी वी डी वी अपॉन वी, सी वी डी वी अपॉन वी, ये कट जाएगा। ठीक है जी, तो एस बराबर कितना आया, सी पी तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, बचेगा डी वी अपॉन वी। ठीक है जी, और ये यहाँ पे सी वी बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डी पी अपॉन पी। ठीक है जी, इसके बाद देखो ये लाइन यहाँ पे है, एस बराबर, ये तो पिछला डेरिवेशन है ना, मतलब पिछला एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन तो वही चल रहा है, दो रूप हैं बस इसके, है ना। एंट्रोपी के जो एक्सप्रेशन आएगा, एक सी वी
वी और टी की टर्म में था, और ये देखो किसकी टर्म में आएगा, सी पी पी और वी की टर्म में, है ना। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, सी पी log v हो जाएगा नहीं, प्लस सी वी log p, ठीक है। ई बेस पर लिखो या मत लिखो, ई तो बेस पर रहता ही है। 1/v का log v, 1/p का log p, और एक जब इंटीग्रल कर दिया तो क्या जुड़ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका देखो दूसरे वाला जो मिला है वो आप देखो cp की टर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, cp log v प्लस cv log p, ठीक है, और प्लस क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। किसी परफेक्ट गैस की एंट्रोपी जो है वो कितनी होती है, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक्सप्रेशन मैंने आपको करा दिए हैं। पहले वाला है सी वी वी और टी की टर्म में, दूसरे वाला है सी पी वी और पी की टर्म में, ठीक है, उसमें सी वी भी आ रहा है। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपके एंट्रोपी के थे, ठीक है। किसी परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है या एक्सप्रेशंस है उसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का डेरिवेशन कराया, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।